नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगी तो स्वस्थ मस्तिष्क भी रहेगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, यूपी टीजीटी संस्कृत परीक्षा के लिए हम लोग इस समय संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से डॉक्टर बाबूराम सक्सेना आइए दोस्तों, हम लोग बाबूराम सक्सेना के प्राकथन का 7वें भाग का अध्ययन करते हैं, जिसमें आज हम लोग महर्षि पतंजलि के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का मोटिवेशन कोड है दोस्तों, हमेशा याद रखना बेहतरीन दिनों के लिए। हमेशा याद रखना दोस्तों कि बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, संघर्ष तो बुरा होता ही है। संघर्ष में कोई सुख नहीं होता, संघर्ष करना पड़ता है। तो अच्छे दिन लाने के लिए बुरे दिन से लड़ना ही पड़ता है। इसी मोटिवेशन कोड के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं, जो हमारे बाबूराम सक्सेना के द्वारा आधारित व्याकरण। आइए दोस्तों, हम लोग आज फिर से संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें हमारा 7वां भाग है दोस्तों। इसके पहले 6 भागों में हम लोग बाबूराम सक्सेना के प्राकथन का अध्ययन कर चुके हैं। हम लोग बाबूराम सक्सेना के प्राकथन का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग महर्षि पाणिनि कात्यायन को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग महर्षि पतंजलि के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि महर्षि पतंजलि का क्या कहना है संस्कृत व्याकरण के प्रति। तो ये पतंजलि हैं दोस्तों। तो है इनका, ये बाबूराम सक्सेना में डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने जो है नंबरिंग दे के बताया है दोस्तों। तो ये है 11 नंबर, जो है पाणिनि व्याकरण के अध्ययन के प्रथम युग का अंत पतंजलि के महाभाष्य से होता है दोस्तों। तो महर्षि पतंजलि के ग्रंथ का नाम महाभाष्य है। तो कह रहे हैं कि पाणिनि से शुरू होके इनके जो ग्रंथ व्याकरण शास्त्र के जो अध्यापन है और जो भी है, तो वो महर्षि पतंजलि के महाभाष्य से होता है। तथा पाणिनि के स्थान का दृढ़ बनाने कात्यायन और पतंजलि ने अपूर्व परिश्रम किया है। इसीलिए परवर्ती व्याकरण में इन तीनों को मुनित्रय के नाम से जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों को, मुनित्रय के नाम से किसे जाना जाता है? तो मुनित्रय के नाम से जो है पाणिनि पतंजलि कात्यायन को जाना जाता है। इन्हें मुनित्रय कहते हैं, यानी ये 3 मुनि हैं। 3 मुनियों के बारे में अगर कहा जाए तो पाणिनि पतंजलि और कात्यायन का नाम आता है दोस्तों। और व्याकरण शास्त्र में जो है इन्हें मुनित्रय कहते हैं। पतंजलि का जो समय हो 2री शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है दोस्तों। इसके बारे में अत्यंत दृढ़ प्रमाण उन्हीं के ग्रंथ, यानी महर्षि पतंजलि का ग्रंथ महाभाष्य जो है वो पुंसमित्र यजयामः अरुण यद्वन साकेतम अरुण यद्वनो मध्यमिकम 3 उदाहरणों से इतना निश्चित होता है कि पुंसमित्र राजा शुंग के समय में संभवतः उसी के दरबार में पतंजलि विराजमान थे, तथा उनके समय में मिलिंद ने अयोध्या और माध्यमिका पर जो आक्रमण किया था, क्या है, माध्यमिका पर आक्रमण किया था दोस्तों। जो जब महर्षि पतंजलि थे तो क्या उन्हीं के समय में पुष्यमित्र जो है मिलिंद पर आक्रमण किया था। वह गोनर्द संभवतः वर्तमान गोंडा के निवासी थे। कौन? महर्षि पतंजलि। तथा उनकी माता का नाम गोपिका था। महर्षि पतंजलि के माता का नाम गोपिका बताया जाता है दोस्तों। पतंजलि ने कात्यायन द्वारा पाणिनि पर किए गए आलोचनात्मक वार्तिकों का खंडन तथा पाणिनि के सूत्रों का मंडन अत्यंत सजीव और सुबोध शैली में किया है। इसमें उन्हें अपूर्व सफलता भी मिली है दोस्तों। और यहीं पर कहीं कहीं कात्यायन के प्रति उनका सरासर अन्याय भी स्पष्ट भाषित होता है दोस्तों। शंका समाधान आदि को अत्यंत रोचक
रूप से देते हुए और बहुतेरे घरेलू दृष्टांतों के द्वारा विषय का सुगमता से प्रतिपादन करते हुए तथा साथ ही साथ अपने समय की सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक और साहित्यिक पर सब प्रकार की प्रवृत्तियों का अत्यंत मनोरम परिचय देते हुए पतंजलि ने महाभाष्य के रूप में अपूर्व रचना की है दोस्तों। ये पतंजलि ने महाभाष्य की अपूर्व रचना अष्टाध्यायी पे की है। इसके जोड़े का संस्कृत में कोई भी ग्रंथ नहीं है दोस्तों। पतंजलि की शैली के प्रवाह की बराबरी श्री शंकराचार्य की शारीरिक भाष्य कर सकता है। अच्छा, तो इसके अब बाबूराम सक्सेना बता रहे हैं कि जो पतंजलि की महाभाष्य है उसकी बराबरी किसी भी संस्कृत ग्रंथ से नहीं हो सकता, लेकिन यह है कि जो शंकराचार्य के भाष्य है, शारीरिक भाषा है, उसकी इसकी बराबरी कर सकता है, वही इसकी बराबरी कर सकता है दोस्तों। कम से कम आज के विद्यार्थियों और विचारकों को केवल शैली को ही दृष्टि से महाभाष्य को पढ़ना चाहिए। किसके शैली की दृष्टि से महाभाष्य को पढ़ना चाहिए और कठिन तथा नीरस विषय को भी किस प्रकार हृदय मंग बनाया जा सकता है, इसकी शिक्षा जो है आज के विद्यार्थियों को लेनी चाहिए, बाबूराम सक्सेना बता रहे हैं दोस्तों। उसके बाद बाबूराम सक्सेना ने नंबरिंग करके सारे बातें को बताया। तो उन्होंने 12 नंबर में बताया कि पाणिनि के अष्टाध्यायी पर परवर्ती काल में अपरिमित वाङ्मय लिखा गया है दोस्तों। साथ ही साथ पाणिनि के ही आधार पर कई एक दूसरी जो है व्याकरण पद्धतियों की रचना हुई है, परंतु विशेष मौलिकता और आचार्यत्व का जो आदर्श पाणिनि में मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता है दोस्तों। ये बता रहे हैं कि बहुत हर सरल से सरल तरीकों को अपनाया गया है और आचार्यवत का जो आदर्श पाणिनि में मिलता है वह अन्य कहीं नहीं होता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी एक सरल और सर्वांगी वृत्ति टीका लिखी गई है। अष्टाध्यायी पर जो है एक सर्वांगी टीका लिखी गई है दोस्तों। और काशिका जयादित्य और वामन के द्वारा काशिका वृत्ति सर्वांगी टीका भी लिखी गई है। जयादित्य का समय 660 ईसा पूर्व बताया गया है दोस्तों। इस काशिका पर भी एक काशिका टीका लिखी गई है अष्टाध्यायी पर। उसी काशिका पर एक और उप टीका भी लिखा गया है जिसका नाम न्यास है और जिनेन्द्र बुद्धि द्वारा यह लिखा गया है। और पदम मंजरी हरदत्त द्वारा लिखी गई है। इसी समय के आसपास व्याकरण का दार्शनिक विवेचन भर्तृहरि ने वाक्यपदीय की एक रचना की है दोस्तों। भर्तृहरि के द्वारा एक व्याकरण शास्त्र है उसका नाम वाक्यपदी है दोस्तों। भर्तृहरि नीति शतक और श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक की रचना की है और उन्होंने ही वाक्यपदी नाम की एक व्याकरण शास्त्र की भी रचना की है जो भर्तृहरि द्वारा लिखी गई है। जिसमें आगम, वाक्य और प्रकीर्ण इन 3 जो है कांटों की कारिकाओं में अत्यंत जटिल एवं प्रश्न सुलझाए गए हैं दोस्तों, किसके भर्तृहरि के द्वारा। उसके बाद है कि और स्फोटवाद तथा शब्द से ही संसार के जो है विविध होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। चीनी यात्री सिंह के अनुसार भर्तृहरि की मृत्यु जो है वो 650 ईसा पूर्व मानी गई है दोस्तों। महाभाष्य पर कश्मीरी पंडित कैयट ने सन 1100 ईस्वी के लगभग प्रदीप नाम की बहुत सुंदर टीका लिखी है दोस्तों। यह मम्मटाचार्य के भाई कहे जाते हैं। किसने? जो कश्मीरी कैयट जो पंडित कैयट हैं वो मम्मटाचार्य के भाई माने जाते हैं। उसके बाद बाबूराम सक्सेना में ये बताया गया कि इस समय तक संस्कृत केवल अत्यंत अध्ययन और अध्यापन की भाषा रह गई थी, अतः व्याकरण में मौलिक ग्रंथों के लिखने
का यूं ही अवसर नहीं रह गया था दोस्तों। इसके अतिरिक्त केवल बाल की खाल निकालने और नैयायिक समालोचना करने की ही प्रथा चल पड़ी थी। अतः पाणिनि के व्याकरण के अध्ययन की भी दृष्टि बदलती जा रही थी दोस्तों। उसके क्रम में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे थे। अब विषय विभाग के आधार पर कई अध्यायों में प्रकीर्ण सूत्र एकत्र किए जाने लगे थे। विमल सरस्वती ने सन 1350 ईस्वी में रूपमाला और रामचंद्र ने 15वीं शताब्दी में प्रक्रिया कौमुदी इसी दृष्टिकोण से लिखा है दोस्तों। उसके बाद कहा गया है कि परंतु जो है इस श्रेणी में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना सन 1630 ईस्वी के लगभग प्रख्यात विद्वान भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी नाम से की है। इसकी महत्ता केवल इसकी टीकाओं की अत्यंत श्रृंखलाओं से अथवा पाणिनि के व्याकरण की सबसे अधिक प्रचलित पाठ्य पुस्तक होने से ही नहीं है। इसका महत्व इसलिए इतना अधिक है कि इस ग्रंथ में मुनित्रय के सिद्धांतों के संगोपांग समन्वय के साथ अन्य व्याकरणों तथा अन्य विद्वानों से भी सार ग्रहण किया गया है। ये जो भट्टोजी दीक्षित द्वारा लिखी गई जो सिद्धांत कौमुदी है, इसमें महर्षि पाणिनि कात्यायन और पतंजलि तीनों ने व्याकरण में जो भी अपनी सरलता और सुबोधता प्रतिपादित किया है, उन सब का संगोपान समन्वय व्याकरण भट्टोजी दीक्षित के सिद्धांत कौमुदी में मिलता है दोस्तों। तथा अन्य पद्धतियों में भी अन्य व्याकरण जो लिखे गए हैं, उन सब का थोड़ा थोड़ा सार ग्रहण किया गया है और नवेदित पद्धतियों की आलोचना इतनी सफलतापूर्वक की गई है कि इस ग्रंथ ने अध्ययन के क्षेत्र में पाणिनि के अष्टाध्यायी की तो निकाल दिया गया है। साथ ही साथ ओपदेव के मुक्त बोध किसकी रचना है? ओपदेव की है। सर्ववर्मा के कातंत्र तथा चंद्र गोमी के चांद प्रभृति व्याकरणों को भी उखाड़ कर बाहर फेंक दिया है दोस्तों। ये जो हैं सर्ववर्मा के कातंत्र व्याकरण और ओपदेव के चंद्र व्याकरण, मुक्तिबोध व्याकरण और चंद्र गोमी के चंद्र व्याकरण, ये सभी अपने ज़माने के एक अच्छे खासे व्याकरण ग्रंथ माने जाते हैं दोस्तों। लेकिन जो भट्टोजी दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी है, वो इन लोगों के व्याकरणों को भी उखाड़ बाहर फेंक दिया है। इतनी इसमें सरलता है और सुबोधता बताई गई है। भट्टोजी एक नई परंपरा के प्रवर्तक हैं। यह रंगोजी दीक्षित के पुत्र तथा शेष कृष्ण के शिष्य माने जाते हैं। भट्टोजी दीक्षित का जो परिचय है वो बताया जा रहा है कि ये रंगोजी दीक्षित के पुत्र और शेष कृष्ण के शिष्य माने गए हैं भट्टोजी दीक्षित, जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी की रचना की है। इन्होंने सिद्धांत कौमुदी पर स्वयं एक प्रौढ़ मनोरमा नाम की टीका लिखी गई है दोस्तों, तथा पाणिनि की अष्टाध्यायी पर शब्द कौस्तुभ नाम की विस्तृत व्याख्या की गई है। भट्टोजी दीक्षित के भतीजे कोडम भट्ट ने वाक्य विन्यास और दार्शनिक विवेचन संबंधी व्याकरणों भूषण नामक पुस्तक लिखी है दोस्तों। भट्टोजी के गुरु भाई पंडित राज जगन्नाथ ने प्रौढ़ मनोरमा पर भी मनोरमा कूच मादिनी नाम की आलोचनात्मक टीका लिखी है। किसने? पंडित जगन्नाथ ने। और 13 नंबर में उन्होंने बताया है कि इसके उपरांत व्याकरण के क्षेत्र में सबसे उज्ज्वल चमकने वाले सितारे तथा अनेक शास्त्र पर समान अधिकार रखने वाले प्रखर मेधावी नागेश भट्ट का नाम आता है दोस्तों। धर्मशास्त्र, साहित्यिक, योग आदि को छोड़कर व्याकरण शास्त्र में ही एक दर्जन के लगभग टीका एवं स्वतंत्र ग्रंथों के प्रणयन इस विस्तृत विद्वान के लेखनी से हुआ से किसके? नागेश भट्ट के द्वारा दर्जनों जो है ग्रंथ लिखे गए हैं दोस्तों। इसमें शब्द शस्त्र प्रौढ़ मनोरमा पर जो टीका लिखी गई है वो विषयी और शब्द कौस्तुभ टीका व्याकरण सिद्धांत मंजूषा शब्द मिंदूर शेखर और परिमानदूर शेखर बहुत प्रसिद्ध हैं। नागेश भट्ट ने गणेश
उपाध्याय द्वारा प्रवर्तित नव्य न्याय की प्रतिपादिक शैली में गंभीर और सूक्ष्म विचार प्रकट किए हैं दोस्तों। काशी के व्याकरण अभी तक उसी शैली की निधि बने हुए हैं। पाश्चात्य शिक्षण पद्धति वालों के लिए अभी किसी भी रूप में वे विचार प्रमाणित नहीं आया है दोस्तों। उसके बाद है सिद्धांत कौमुदी का संक्षेप बालकों की सुविधा के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी तथा मध्य सिद्धांत कौमुदी के रूप में वरदराजाचार्य ने किया है। इसे भी पूछा जाता है कि लघु सिद्धांत या मध्य सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन है, तो रचनाकार कौन है, तो ये हैं वरदराजाचार्य हैं। लघु कौमुदी का प्रचार बहुत हुआ है दोस्तों। उसके बाद ये 14 नंबर है जो हम पहले ही बता चुके, बाबूराम सक्सेना ने जो है ये नंबरिंग के माध्यम से हम विभिन्न विद्वानों के बारे में बताया है। तो अब हम संक्षेप में अन्य पद्धतियों का उल्लेख मात्र कर रहे हैं दोस्तों। और 470 ईसा पूर्व के लगभग बौद्ध पंडित चंद्रगोमी बौद्ध पंडित थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। चंद्रगोमी ने बहुत कुछ पाणिनि के आधार पर ब्राह्मण ग्रहण किया, यानी उसे ग्रहण किया है दोस्तों। ग्रहण किया, प्रभाव से बचते हुए बौद्धों के लिए चंद्र व्याकरण की रचना की है दोस्तों। इसमें 1300 के लगभग सूत्र हैं दोस्तों। क्या है कि यहाँ 1300 के लगभग सूत्र हैं। इसके पहले ही जो है सर्ववर्मा ने एंद व्याकरण की रचना की थी दोस्तों। एंद व्याकरण के जो यास्क मुनि हैं वो हैं। सर्ववर्मा ने एंद व्याकरण के आधार पर कातंत्र व्याकरण की रचना की थी। कातंत्र व्याकरण के रचनाकार सर्ववर्मा माने जाते हैं। सर्ववर्मा ने कातंत्र की रचना संभवतः इसी के पहले शताब्दी में किया था। जैनेन्द्र व्याकरण 6ठी तथा शाटकायन शब्दानुशासन 8वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है दोस्तों। शाटकायन द्वारा लिखा गया शब्दानुशासन 8वीं शताब्दी और हेमचंद्र का अनुशासन 12वीं शताब्दी। सारस्वत ओपदेव का मुख्य जो मुक्तिबोध व्याकरण है। जैमर व्याकरण 13वीं शताब्दी और जो है सौपद व्याकरण 14वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। ये सौपद व्याकरण 14वीं शताब्दी में लिखे गए। इसमें प्रायः पाणिनि के संशोधन का प्रयास हुआ है दोस्तों, तथा बहुतों ने न्यूनतम सूत्रों की व्याख्या के लिए जी जान से कोशिश की है। और मुक्तिबोध 1200 तथा सारस्वत के केवल 700 सूत्रों में ही 2 प्रचलित भी हुए हैं दोस्तों। ओपदेव वैष्णव थे संप्रदाय के माने जाते हैं। जो ओपदेव हैं उन्हें वैष्णव संप्रदाय के माने जाते हैं कि ओपदेव वैष्णव संप्रदाय थे, अतः उनका व्याकरण वैष्णव रंग में रंगा हुआ है दोस्तों। इसीलिए इनके व्याकरण का अभी तक बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के कार्य क्षेत्र में बहुत प्रचार हुआ है। सारस्वत व्याकरण पर 17वीं शताब्दी में रामाश्रम ने सारस्वत चंद्रिका नाम की एक टीका लिखी है। किसके दोस्तों? सारस्वत व्याकरण पे सारस्वत चंद्रिका की टीका लिखी गई है और वह भी कुछ समय पूर्व तक काशी के क्षेत्र में बहुत प्रचलित रही है दोस्तों। अन्यों का प्रभुत्व बहुत पूर्व से ही हट चुका है। तो आज बस हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे हम लोग पाणिनि के व्याकरण के अध्ययन की विधि को देखेंगे दोस्तों। आज बस यहीं 14 नंबर तक, आगे थोड़ा सा बचा हुआ है जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए थोड़ा सा इसका रिवीजन देख लेते हैं दोस्तों, कि इसके रिवीजन में हम थोड़ा सा क्वेश्चन बनाए हैं उसे देख लेते हैं। आइए दोस्तों, जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। तो यह है महर्षि पतंजलि के ग्रंथ का क्या नाम है? महर्षि पतंजलि के ग्रंथ का नाम महाभाष्य है दोस्तों। पाणिनि कात्यायन तथा पतंजलि को किस नाम से जाना जाता है? तो पाणिनि कात्यायन और पतंजलि को ये व्याकरण शास्त्र में त्रिमुनि कहते हैं दोस्तों। इनके
त्रिमुनि के नाम से जाना जाता है। महर्षि पतंजलि का निवास स्थान कहाँ माना जाता है? महर्षि पतंजलि का निवास स्थान गोनर्द वर्तमान गोंडा जिला में पड़ता है दोस्तों, यहाँ माना जाता है। कहते हैं कि ये गोंडा जिला के रहने वाले हैं। और त्रिमुनि जो पाणिनि व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि कहे जाते हैं दोस्तों। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, महर्षि पतंजलि किस राजा के दरबारी कवि थे? ये पुष्य मित्र के जो है दरबारी कवि माने जाते हैं। महर्षि पतंजलि के माता का क्या नाम है? तो महर्षि पतंजलि के माता का नाम गोरिका बताया गया है दोस्तों। बाबूराम सक्सेना में ही दिया गया है, हम लोग इसी का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसी के अनुसार से हमने थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे इसका क्वेश्चन बना लिए हैं दोस्तों। महर्षि पतंजलि का निवास स्थान गोनर्द वर्तमान में गोंडा जिला में माना जाता है। ये रिपीटेड हो गया है दोस्तों। तो और महर्षि पतंजलि महाभाष्य की रचना की है दोस्तों। महाभाष्य महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी पर लिखी हुई एक विस्तृत टीका है दोस्तों। तो और जो वार्तिक लिखा है कात्यायन ने, उस पे विवेचना की गई है। पाणिनि कात्यायन तथा पतंजलि को माना जाता है त्रिलोकी के नाम से, यानी त्रिलोकी नहीं दोस्तों, सॉरी यहाँ गलत टाइपिंग हो गई है, त्रिमुनि के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोगों ने पढ़ा है। जयादित्य और वामन के द्वारा अष्टाध्यायी पर कौन सी टीका लिखी गई है? तो जयादित्य और वामन के द्वारा पाणिनि के अष्टाध्यायी पे सर्वांगी टीका लिखी गई है। जयादत्त का समय 660 ईसा पूर्व माना जाता है दोस्तों। बाबूराम सक्सेना में जयादित्य और वामन के समय को दिया गया है, तो वामन के समय को नहीं, जयादित्य के समय को 660 ईसा पूर्व बताया गया है दोस्तों। अभी जो पीछे पढ़े हैं उसी का हमारा रिवीजन है, इसके रिवीजन तौर पर कर रहे हैं दोस्तों। टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो सिद्धांत कौमुदी पर जो लिखी हुई टीका है उसका क्या नाम है? तो प्राण मनोरमा नामक टीका लिखी गई है सिद्धांत कौमुदी पर दोस्तों। और अष्टाध्यायी पर जो टीका लिखी गई है वो कस्तुप शब्द कस्तुक मणि नाम की विस्तृत व्याख्या की गई है। तो अष्टाध्यायी पे बहुत टीका लिखी गई है दोस्तों। हर एक जो व्याकरण शास्त्र से जो हमारे बाद के पाणिनि के बाद के जो हुए हैं, तो उनके सूत्रों की जो है व्याख्या अपना किया है दोस्तों। तो हर एक एंगल में उसमें अष्टाध्यायी पे टीका लिखी गई है। तो अष्टाध्यायी पर टीका वरदराज ने भी लिखा है, और महर्षि पतंजलि कात्यायन सभी ने अष्टाध्यायी पर टीका लिखा है। तो एक टीका और है जो कस्तूप मणि नाम की टीका अष्टाध्यायी पे लिखी गई है। तो लघु सिद्धांत तथा मध्य सिद्धांत कौमुदी के रूप में लेखक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लघु सिद्धांत तथा मध्य सिद्धांत कौमुदी के लेखक के रूप में हमारे श्री वरदराजाचार्य को माना जाता है दोस्तों। वरदराजाचार्य ने जो संस्कृत व्याकरण में सिद्धि अष्टाध्यायी को सरल और सुबोध बनाने के लिए छात्रों के सुविधा के लिए एक बहुत ही सुंदर और सरस रूप से एक ग्रंथ की रचना की है, जिसका नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी तथा मध्य सिद्धांत कौमुदी, श्री वरदराजाचार्य के द्वारा लिखा गया है। अष्टाध्यायी पर कस्तुक टीका लिखी गई है। ये टीकाओं का टीका है, कई टीका जो है अष्टाध्यायी पे लिखी गई है। सिद्धांत कौमुदी पर जो टीका लिखी गई है वो प्रौढ़ मनोरमा टीका है दोस्तों। प्रौढ़ मनोरमा नामक टीका लिखा गया है। तो ये हम जो है बाबूराम सक्सेना के जो अभी जो हम लोगों ने अध्ययन किया है उसको थोड़ा सा इस क्वेश्चन के रूप में बनाने की कोशिश की है दोस्तों। और कैसे ये वीडियो आप लोगों को कैसे लग रहा है, तो इसे अपने अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और सभी इसका लाभ उठा सकें। तो अगला है हमारा जो है महाभाष्य पर भर्तृहरि ने कौन सी टीका लिखी है दोस्तों? तो महाभाष्य पे भर्तृहरि ने वाक्यपदीयम नाम की टीका लिखी है। जो भर्तृहरि हैं वो उन्होंने तीन त्रिशतक त्रय की रचना की, शतक त्रय की रचना की है दोस्तों, जिसमें उन्होंने श्रृंगार शतक और नीति शतक और वैराग्य शतक, तीन त्रय शतक नाम से जाना जाता है, उसकी रचना की है। तो उन्होंने ही एक व्याकरण शास्त्र की रचना का है जिसका नाम है वाक्यपदीयम।
तो इन्होंने ये महाभाष्य पर टीका लिखा है दोस्तों। वाक्यपदीयम महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। महाभाष्य पे टीका वाक्यपदीयम है। महाभाष्य पर कश्मीरी पंडित कैयट ने कौन सी टीका लिखी है? तो महाभाष्य पर जो कश्मीरी पंडित कैयट हैं वो प्रदीप नामक टीका लिखी है। कश्मीरी पंडित कैयट को जो है मम्मटाचार्य के भाई माने जाते हैं दोस्तों। ये कश्मीर के रहने वाले हैं। मम्मट जो हैं वो भी कश्मीर के रहने वाले हैं। तो बाबूराम सक्सेना में अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि उन्हें जो है कैयट को मम्मटाचार्य के भाई माने जाते हैं, उन्हें भाई कहते हैं, कहा गया है। अष्टाध्यायी पे सरस्वती में जो है 1350 ईस्वी पूर्व में एक टीका लिखी गई है, ग्रंथ की रचना की गई है दोस्तों, जिसका नाम रूपमाला नामक ग्रंथ है। रूपमाला ग्रंथ नामक की रचना की गई है। और भट्टोजी दीक्षित के द्वारा सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना की गई है दोस्तों, जो हमारे व्याकरण शास्त्र में अति महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा आज का वीडियो है दोस्तों। वीडियो आप लोगों को कैसे लगा? अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए दोस्तों, और सब्सक्राइब बढ़ाइए, हमारा हौसला बढ़ाइए दोस्तों, और हमें मार्गदर्शन करिए कमेंट के माध्यम से कि एक एपिसोड कैसे लग रहा है दोस्तों। और आज बस यहीं तक, और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लग रहा हो, अच्छा है या ख़राब है, जैसे भी हो उसको हमें बताइए ज़रूर। और ये कमेंट के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करिए दोस्तों, हमें सुझाव दीजिए इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं और कैसे हम और इसमें अच्छा लाने की कोशिश किए। बस ये हमारा संस्कृत के प्रति छोटा सा प्रयास है दोस्तों, जो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं। जैसे आप लोग वैसे हम भी, तो इसे अपने ही शब्दों में थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रही हूं दोस्तों। बस आज यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।